पावर का लॉ नंबर 3 पार्ट 2। साल था 1910। मिस्टर सैम गजील अपने शिकागो वाले वेयरहाउस बिजनेस को $1 मिलियन में बेचकर रिटायरमेंट ले चुके थे। रिटायरमेंट के बाद भी वो प्रॉपर्टी खरीदने, बेचने और रेंट करने का काम किया करते थे। एक दिन जोसेफ वेल नाम का एक लड़का उनके पास आता है और उनसे एक अपार्टमेंट खरीदने की बात करता है। जजील उसे $8,000 का एक अपार्टमेंट ऑफर करता है, जिसका डाउन पेमेंट $2,000 होता है। सैम जोसेफ को सोचने के लिए एक दिन का टाइम देता है, पर जोसेफ शाम को ही वापस आ जाता है और सैम से कहता है कि अगर वो इस डील के लिए कुछ दिन वेट कर ले तो जोसेफ उसे पूरी रकम एक साथ दे देगा। जजील को थोड़ी हैरानी होती है कि जिस लड़के के पास अभी डाउन पेमेंट के $2,000 नहीं है, वो पूरा अमाउंट एक साथ मतलब $8,000 कैसे पे करेगा, वो भी बस कुछ ही दिनों में। ऐसा कौन सा खजाना जोसेफ के हाथ लगने वाला है? सैम थोड़ा क्यूरियस हो जाता है। किसी को बताओगे तो नहीं? जोसेफ बोला। जजील की आंखों में चमक आ गई। भले ही वो रिटायर हो गया था, पर उसका दिल अभी भी उसी पुराने बिजनेस में अटका हुआ था। जोसेफ ने उसे बताया, मेरे अंकल करोड़पति फाइनेंशियर्स के सेक्रेटरी के तौर पर काम करते हैं और उनके ऐसे ही एक करोड़पति क्लाइंट का मिशिगन में एक हंटिंग लॉज है, जो आज से 10 साल पहले उसने बड़े कम कीमत पर खरीद लिया था, पर पिछले कई सालों से वो बंद पड़ा है, उसे इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। इसीलिए अब वो क्लाइंट इस प्रॉपर्टी को बेचना चाहता है। इस क्लाइंट से सालों पहले जोसेफ के अंकल का झगड़ा हो गया था। मजबूरी में हालातों से समझौता करके वो उस वक्त तो चुप हो गए थे, पर मन ही मन इस क्लाइंट को अपना दुश्मन मानते थे और उसे सबक सिखाना चाहते थे। इसीलिए जोसेफ के अंकल मिशिगन की इस प्रॉपर्टी को इनडायरेक्टली खरीदना चाहते थे। क्लाइंट की इस प्रॉपर्टी, जिसका असल प्राइस $1.5 है, अंकल उसे $35,000 में किसी ऐसे इंसान को बिकवाना चाहते थे जो बाद में इस प्रॉपर्टी को बिना किसी नाटक के उनके नाम कर दे और फिर वो इस प्रॉपर्टी को इसके एक्चुअल प्राइस पर बेचकर बड़ा मुनाफा कमा सकें। ऐसे किसी इंसान को ढूंढने का काम ही अंकल ने जोसेफ को दिया था। पूरा प्लान जानने के बाद जजील भी इस प्लान में शामिल होने के लिए मचल गया। उसने जोसेफ से कहा, $35,000 तो मैं चुटकी बजाते ही अरेंज कर लूंगा। तुम बस अपने अंकल को मना लो कि वो मुझे सेटअप बायर के तौर पर प्लान का हिस्सा बना लें। थोड़ी नानुकुर करने के बाद फाइनली जोसेफ भी मान जाता है। अब डील करने के लिए एक मीटिंग सेट की जाती है। मीटिंग की जगह होती है गैल्सबर्ग। ट्रेन में जजील को मिलाकर टोटल 4 लोग सफर कर रहे थे। जोसेफ, जजील, जोसेफ के अंकल और ग्रॉस, जो कि एक बॉक्सर था। जोसेफ जजील को बताता है कि इस बॉक्सर को मैं खुद ट्रेन कर रहा हूँ और ये बहुत ज्यादा अच्छा फाइटर है। जजील बॉक्सर के ऊपर कोई ध्यान नहीं देता है, वो बस अंकल के साथ डील की बातें करने में बिजी रहता है। फाइनली सभी मीटिंग वाली जगह पहुंचते हैं और डील सक्सेसफुली निपट जाती है। डील हो जाने के बाद एक फाइनेंशियर की नजर बॉक्सर ग्रॉस पर पड़ती है। उसके सफेद बाल और मोटे पेट को देखकर फाइनेंशियर कहता है, ये लड़ भी पाता है क्या? जोसेफ जवाब देता है, आपके सबसे अच्छे बॉक्सर को 2 मिनट में धूल चटा सकता है। फाइनेंशियर को ये बात सुनकर गुस्सा आ जाता है। वो जोसेफ को ललकारते हुए कहता है, तो हो जाए एक मुकाबला, जो जीतेगा उसे मिलेंगे पूरे $35,000। जोसेफ चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है, पर इस पर उसके अंकल से उसकी लड़ाई हो जाती है, क्योंकि मुकाबले के लिए जो $35,000 देने थे वो उनके पास नहीं थे। खैर, दोनों को लड़ता देख जजील उन्हें $35,000 इस शर्त पर दे देता है कि आगे चलकर ये पैसा वो उनसे वसूल कर लेगा। शाम को ग्रॉस अपने मुकाबले के लिए प्रैक्टिस कर रहा होता है और जजील उसके सामने बैठकर अपने आने वाले दिनों की प्लानिंग कर रहा होता है कि कैसे इस डील से आने वाले पैसे से वो अपने बिजनेस को और ज्यादा एक्सपेंड करेगा। खैर, शाम होती है, सभी लोग एक जिम में मिलते हैं और बॉक्सिंग का ये मुकाबला शुरू होता है। फाइनेंशियर के बॉक्सर का एक मुक्का पड़ते ही ग्रॉस के मुंह से खून का फव्वारा फूट पड़ता है और वो धम से जमीन पर गिर जाता है। एक फाइनेंशियर जो कि डॉक्टर भी था, वो जल्दी से ग्रॉस की नब्ज देखता है और घबरा कर कहता है, ये तो मर गया। पुलिस के आने से पहले हम सभी को यहाँ से भाग जाना होगा। जजील बिना 1 मिनट गंवाए सीधा स्टेशन पहुंच जाता है और शिकागो जाने वाली ट्रेन पर चढ़ जाता है। अपने $35,000 जाने का उसे कोई गम नहीं था। कम से कम वो पुलिस के चक्कर से तो बच गया था। बस अब वो जिंदगी में कभी भी जोसेफ या उसके अंकल से नहीं मिलना चाहता था।
इधर जिम में जजील के जाते ही ग्रॉस उठकर खड़ा हो जाता है। उसके मुंह से कोई खून नहीं बह रहा था। ये सब सिर्फ एक नाटक था जो जोसेफ ने प्लान किया था। जोसेफ, जिसे लोग द येलो किड के नाम से भी जानते थे, और वो एक जाना माना ठग था जिसने बस थोड़े से एफर्ट से जजील से $35,000 ठग लिए थे। दोस्तों, अगर आप थोड़ा गौर करें तो पाएंगे कि जोसेफ का सारा प्लान इस बॉक्सिंग मैच के इर्द गिर्द ही था। उसके लिए बस जजील को यहाँ तक लेकर आना एक चैलेंज था, और इसीलिए उसने एक स्मोक स्क्रीन तैयार करी, सस्ती कीमत पर बेहतरीन प्रॉपर्टी की डील के तौर पर। इस डील के चक्कर में जजील इतना डिस्ट्रैक्ट हो गया कि उसे ग्रॉस का आउट ऑफ शेप होना नजर ही नहीं आया। उसने इस बात पर कोई ध्यान ही नहीं दिया कि ग्रॉस की उम्र का एक आदमी कैसे बॉक्सिंग कर सकता है और कैसे कोई मैच जीत सकता है, और इसीलिए इस झूठे बॉक्सिंग मैच का इस्तेमाल करके जोसेफ ने जजील को उसके पैसों से दूर कर दिया। दोस्तों, ये स्टोरी हमें पावर का एक इम्पोर्टेंट लेसन सिखाती है। जब कभी भी कोई आपको धोखा देना चाहता है तो कभी भी आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ऐसी चीज का इस्तेमाल नहीं करता है जिससे आप अनफेमिलियर हो। वो आपको हमेशा वही चीज दिखाएगा जिसे आप बेहतर तरीके से जानते हो, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। और ऐसा इसलिए क्योंकि जब चीजें जानी पहचानी होती हैं तो हम कभी भी सामने वाले पर शक नहीं करते हैं और उनकी बातों में आराम से आ जाते हैं, और इस तरह उनके बिछाए जाल में आसानी से फंस जाते हैं। और एक बार उस जाल में फंसने के बाद हमारे पास और कोई रास्ता नहीं बचता। इसलिए हमेशा अलर्ट रहें, कहीं कोई और मकसद पूरा करने के लिए आपका ध्यान भटकाने की कोशिश तो नहीं की जा रही है। एग्जाम्पल नंबर 2, इथियोपिया 1920। हाइली सलासी नाम का एक यंग नोबल कंट्री को यूनाइटेड करके खुद को लीडर घोषित करने वाला होता है। हाइली सलासी को रास तराफी नाम से भी जाना जाता है। सलासी के राइवल्स ये समझ नहीं पा रहे थे कि चुपचाप सा रहने वाला, महीन सा दिखने वाला ये आदमी पूरा कंट्रोल, पूरी ताकत कैसे हासिल करता जा रहा है। 1927 में सलासी सारे वॉरलॉर्ड्स यानी सरदारों को अपनी राजधानी अदीस अबाबा बुलाता है ताकि सभी उसे अपने लीडर के तौर पर रिकॉग्नाइज करें और उसके प्रति लॉयल्टी डिक्लेयर कर सकें। कुछ लोग झिझकते हैं, कुछ तैयार हो जाते हैं, पर एक था देजामाचा बाल्चा ऑफ सिदमो। ये वॉरलॉर्ड सलासी का खुलेआम विरोध कर रहा था। बाल्चा एक महान योद्धा था। उसके अकॉर्डिंग सलासी लीडर बनने के काबिल बिल्कुल भी नहीं था। सलासी को बाल्चा की बगावत का अंदाजा था, फिर भी एक नोबल होने के नाते उसने बाल्चा को बड़े अदब, बड़ी नरमी से अदीस अबाबा आने का आदेश दिया। बाल्चा आने के लिए हाँ कर देता है, पर दिमाग में कुछ अलग ही प्लान करके वो 10,000 लोगों की आर्मी के साथ अदीस अबाबा पहुंचता है। ये आर्मी बाल्चा के बचाव और वक्त पड़ने पर उसके लिए लड़ने मरने को तैयार खड़ी थी। बाल्चा ने कैपिटल से 3 मील की दूरी पर अपनी आर्मी के साथ डेरा डाला और एक राजा की तरह वहाँ सलासी का इंतजार करने लगा। सलासी एक डिप्लोमेट को भेजता है और बाल्चा को दोपहर के खाने पर बुलाता है। बाल्चा बेवकूफ नहीं था, वो इतिहास को अच्छी तरह जानता था। पहले भी बहुत से राजाओं ने, लॉर्ड्स ने इसी तरह से दावतों का जाल बिछाकर अपने प्रतिद्वंदियों को रास्ते से हटाया था। अपने साथ 600 बॉडीगार्ड लाने की शर्त पर बाल्चा उस दावत में आने को तैयार हुआ। इन सभी बॉडीगार्ड्स को दावत में कुछ भी खाने या पीने की इजाजत नहीं थी। महल में सलासी ने बाल्चा का जोरदार स्वागत किया, उससे बड़ी नरमी, बड़े अदब से बात की। सलासी की बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि वो बाल्चा को इम्प्रेस करने की पूरी कोशिश कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे बाल्चा कोई भगवान है जिसके आशीर्वाद के बिना सलासी सिंहासन नहीं संभाल पाएगा। पर इधर बाल्चा पर सलासी का कोई भी पैतरा काम करता नहीं दिख रहा था। इवन उसने सलासी को वार्निंग भी दे दी कि अगर वो रात तक अपने कैंप में नहीं पहुंचा तो उसकी आर्मी कैपिटल पर हमला बोल देगी। बाल्चा का ये रवैया देखकर सलासी के चेहरे पर दुख के भाव आ गए। ऐसा लग रहा था मानो बाल्चा का विश्वास ना जीत पाने की वजह से वो बहुत ज्यादा दुखी था। खाने के समय जब सभी इथियोपियन लीडर्स की तारीफ में ट्रेडिशनल सॉन्ग्स गाए जाने लगे तो सलासी ने सिर्फ वो गाने पेश करवाए जिसमें बाल्चा की तारीफें थी। आखिर बाल्चा को समझ आ गया कि ये निकम्मा डरपोक सलासी एक वॉरियर की तरह उसका सामना नहीं कर सकता, इसीलिए अलग अलग तरीकों से उसका दिल जीतने की कोशिश कर रहा है। पर एक योद्धा का दिल इतनी आसानी से नहीं जीता जा सकता, वो भी मेरे जैसे महान योद्धा का तो बिल्कुल भी नहीं। ऐसा सोचकर बाल्चा दावत खत्म करने का आदेश देता है और अपने 600 बॉडीगार्ड्स के साथ वापस अपने कैंप की तरफ लौटने लगता है। महल से कुछ दूर जाकर अपने घोड़े पर सवार बाल्चा
कंधों के ऊपर से नजरें घुमाकर कैपिटल अदीस अबाबा की तरफ देखता है और अपनी रणनीति तैयार करता है कि कैसे आने वाले कुछ ही हफ्तों में उसे इस कैपिटल पर हमला करके इसका सिंहासन अपने नाम करना है और सलासी को उसकी असली जगह जेल या जहन्नुम तक पहुंचाना है। इन्हीं ख्यालों में गुम बालचा धीरे धीरे अपने कैंप के नजदीक पहुंचता है, लेकिन कैंप तक पहुंचते ही बालचा के होश उड़ जाते हैं। उसकी नजर जहां तक जा रही थी सिर्फ आग और धुआं ही दिख रहा था। उसकी आर्मी का कहीं नामो निशान नहीं था। तभी एक आदमी भागते हुए बालचा के पास आता है और उसे सारी बात बताता है कि जब बालचा दावत में गया था तब सलासी के कुछ आदमी सेना के पास आए थे। सेना के सैनिक जानते थे कि आज युद्ध नहीं होना है, इसीलिए सलासी के ये आदमी सिर्फ हालातों का जायजा लेने आए हैं। सलासी के भेजे हुए आदमी बहुत सारा सोना लेकर आए थे और सोने के बदले उन्होंने बालचा के सैनिकों के सारे हथियार खरीद लिए। जो लालच में नहीं आए और हथियार देने से मना किया, उन्हें डराया धमकाया, और जो नहीं डरे उनके हथियार चोरी कर लिए गए। इस तरह बिना हथियार उठाए सलासी ने कुछ ही घंटों में बालचा की पूरी सेना को निहत्था कर दिया। खतरा देखकर बालचा और उसके 600 लोग साउथ की तरफ भागते हैं और वहां उन्हें वो सेना मिलती है जो सलासी ने उनके लिए भेजी होती है। अब बस 600 लोगों के साथ बालचा ना तो इस सेना से लड़ सकता था और ना ही सलासी से, क्योंकि सलासी तक पहुंचने से पहले ही उसकी भेजी हुई आर्मी बालचा और उसके 600 लोगों के सर धड़ से अलग कर देती। जिंदगी में पहली बार बालचा घुटनों पर गिरकर अपना सर झुका देता है और सलासी को अपना लीडर मान लेता है। दोस्तों, इथोपिया अपने खूंखार जांबाज राजाओं से जाना जाता था, पर सलासी के पूरे रेन में कोई ये समझ ही नहीं पाया कि वो चीज क्या है, क्योंकि सामने से वो बहुत शांत स्वभाव का लगता था। कभी नाराज नहीं होता, कभी बहस नहीं करता, कभी बेसब्री नहीं दिखाता। दरअसल वो अपने विक्टिम को अपनी स्वीट स्माइल से चार्म करता, खुद को उनसे एक कदम पीछे दिखाता, मौका पड़ने पर विक्टिम को सर पर बिठाता, उन्हें उस जीत की खुशी महसूस करवाता जो उन्हें मिली तक ना हो। कुछ ऐसा ही उसने बालचा के साथ किया। और फिर जब विक्टिम अपने ख्यालों में जीत की खुशी मना रहा होता, तब सलासी उन पर वार करता, एक ऐसा वार जो उनकी जड़ें काट देता। शायद यही समझने के बाद बालचा ऑफ सिदमो ने कहा था, तराफी की ताकत को अंडरएस्टिमेट मत करना, वो दिखता चूहे की तरह है पर उसका जबड़ा शेर का है। ये था पावर का लॉ नंबर 3 पार्ट 2। आई रिक्वेस्ट यू ऑल की पार्ट 1 भी जरूर देखिएगा। फिर मिलते हैं लॉ नंबर 4 के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।